गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज हिंदी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। पहले चीरेंगे, फिर फाड़ेंगे, फिर सिएंगे, तब रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह क्या होगा सर, फटेगा। जिस प्रकार से आप सब ने और आप सबसे मैंने वादा करके वादा को पूरा किया, मैथ साइंस सोशल साइंस का, उसी प्रकार से सर मैंने हिंदी का पूरा नोट्स तैयार कर रहे थे। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है, मेरा एक वो रूले होता है सर, आएंगे देर से लेकिन दुरुस्त आएंगे, ठीक है। समझ गया ना मेरे बात को? हाँ, तो आज हिंदी का वही सब क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सर, आज की क्लास का ये पहला सवाल है, कहता है ना कि तेरे आंखों में बस जाऊंगा सुए की तरह, अगर तुम किसी को देखने का भी कोशिश करोगे तो सुए की तरह डस भी लूंगा, ठीक है सर। आ जाना। कहता है ना सर कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, ठीक है। दिखाई पड़ी है या पड़ती है, ये भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। बट मैंने लिखा है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है। तो गौर करना, मछली और दीदी में कई प्रकार की समानता है। मछली और दीदी में कई प्रकार की समानता है। मछली जल में रहती है और दीदी घर में। यहां पे है सर कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है, मतलब लेखक को मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है। तो मछली और दीदी में कई प्रकार की समानता है, ठीक है। जैसी मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती है। कितना अच्छा बात है सर, कितना सटीक आंसर है। सवाल क्या बोला था कि मछली और दीदी मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है। तो मछली और दीदी में कई प्रकार की समानताएं हैं। पहला, मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है, दीदी घर में छटपटाती है। कितना सटीक एक आंसर है सर। ऐसे ऐसे आंसर लिखने की कोशिश करो। देखो सर, आंसर को तुम जितना घुमाओगे ना, तुम्हारा नंबर उतना ही घुमा के काटेगा सर। क्योंकि देखो सर, टीचर भी चाहता है कि कितना सटीक भाषा में सवाल का आंसर रहे, ताकि टीचर का भी भेजा में जाए और टीचर आपको 2 नंबर में 2 नंबर खुश होकर के दे दे सर, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है सर। बोला था, सवाल क्या बोला था कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है। तो मछली और दीदी में कई प्रकार की समानताएं हैं। मछली जल में रहती है तो दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है तो दीदी घर में छटपटाती है। कितना सटीक आंसर है सर इसका, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ आइएगा। 2 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है लेखक द्वारा नाखून क्यों अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है। कहता है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है। हमें नाखून को अस्त्र के रूप में, मतलब एक अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है। लेखक द्वारा बताया गया है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है। देखो सर, हम लोग नाखून को एक मतलब अस्त्र की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई लड़ेगा ना तो नाखून से इसका मुंह में खींच लेंगे। लड़की लोग के ताव वो रहेगा। हाँ, हमको लगता है कैसे सब खाना खाती, हमको समझ में नहीं आता है सर। एक्चुअली देखो, नाखून बड़ा रहने से सर आप बीमारी का फैक्ट्री आपके अंदर है, पहली बात तो ये है। लड़की लोग को तो पता ही नहीं चलता सर, नाखून वो रखेगा और लड़ेगा किसी से तो नोच लेता है सर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लड़की लड़ेगी तो देखना ऐसे करेगा। इसका मतलब क्या है सर, वो नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा है। तो लेखक भी जो होंगे ना, वो वही सोच के इसको लिखे हैं, ठीक है। आ जाना। कहता है सर कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है, इसी को क्या करना है, आंसर देना है सर। कहता है ना कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है। तो काफी हद तक सही है, ठीक है। मतलब लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना
काफ़ी हद तक क्या है सर, ये सही है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, ये सही लिखा है। ठीक है, सही है सर, ये क्या है सर, सही है। ठीक है, नाखून को हद तक क्या है सर, ये सही है। क्या है सर, ये सही है। ये क्या है, सही है। आ जाओ, तो मैंने क्या लिखा है सर, मैंने लिखा है सर, मैंने लिखा है कि लेखक द्वारा, किसके द्वारा, लेखक द्वारा, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। जैसे लग रहा है तुमको कोई मारने का तो इससे भौंक देगा, अस्त्र से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, लाखों वर्ष पहले हम क्या थे, आदि मानव थे, और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है। सवाल बोला है सर कि नाखूनों को, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है। तो लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। अस्त्र से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, लाख वर्ष पहले हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। लाखों वर्ष पहले हम एक आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसीलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक क्या है, सही है। तो नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक सही है, तो नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक क्या है, सही है सर। तो यही लेखक लिखा है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, सब कोई एक बार मेरे साथ बोलेगा, जो नहीं बोलेगा ना ओकर शादी ना होबे। हाँ, सब कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, काला मिलेगा रे बबुआ, समझ लेना। कहता है ना सर कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, ये बात जो है ना, अस्त्र से हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं, मतलब तलवार से हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन लड़की लोग ना नाखून में से सुरक्षा करता है, माफ करना लड़की लोग, ठीक है। और क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, लाख वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे, इसीलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक सही है। चलिए, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। और सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी देख लो। कहता है ना भाई कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, मनुष्य बार बार दांते से नाखून काट लेता है। ये मेरे अंदर बड़ा खराब आदत था सर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है ना सर कि जो सब सवाल मैं करवा रहा हूं ना, चाहे आपको साइंस में, चाहे साइंस में 110 वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे मैथ में टॉप 90 वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, या फिर आपको हिंदी में जो हो क्वेश्चंस करवा रहे हैं जे सब, चाहे एसएसटी में आपको 110 करवा रहे हैं जो, चाहे आपको साइंस में 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं जो, चाहे एसएसटी में आपको 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं जो, चाहे मैथ में ऑब्जेक्टिव करवाए हैं 100, मतलब, या फिर हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव करवाए हैं और जो करवाएंगे 100, ये सब कुछ का PDF आपको मिलेगा सर। जो यूट्यूब से नहीं लिखता है उनके लिए, ठीक है, और जो यूट्यूब से लिख लेता है सर तो उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है। यूट्यूब से लिखने की कोशिश कीजिए, और जो लोग नहीं लिखता है उनके लिए मैंने एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है ना। उस प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा है कि हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सब का आपको VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF मिलेगा, ठीक है। साथ ही आपको कुछ और मिलेगा आधा घंटा पहले। इसको पूरा पढ़ के बताएंगे ना तो कल हमार जेल हुई और परसों फिर बेलो ना हुई, ठीक है। और इसका फी जो है सर एक मिनिमम फी है, आप लोग एफर्ट लगा सकते हैं इस फी में, क्योंकि आप लोग अभी ठंडे के दिन में 5 गो टॉपी खरीद सकता है सर। इस बार एगो टॉपी कम खरीदना, बट 99 रुपये मुझसे ज्वाइन हो जाना, ठीक है।
क्योंकि सर पिछले बार हमने टेलीग्राम पे जिस प्रकार से भेजा था अब की बार फिर जाएगा सर। हाँ, पिछले बार तो हम टेलीग्राम पे भेज दिए थे, सब मास्टर बॉल फुटबॉल हो गया, सब कराता है सेंटअप एग्जाम वाला वायरल, हम करा देते हैं। देखो खुल के नहीं बोलेंगे सर। हाँ, उसमें ज्वाइन होने के लिए सर आपको लगेगा 99 रुपये फी। वो फी कहाँ जमा करना है, तो वो 72 वाले नंबर पर जमा करना है सर। उस 72 वाले नंबर पे पे फोन और पेटीएम कर देना है 99 रुपये, ठीक है। और वही 72 वाले नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, उसी व्हाट्सअप पे आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और साथ ही में आपको उसमें मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर में आपके पास ओके लिख के मैसेज चला जाएगा और आपको जितना सबके पास पिछला पीडीएफ जितना सबको भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आप लोग को भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी फायदा वाली बात यह है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा ना तो आपका कोई नंबर देख पाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मैसेज जाएगा, पीडीएफ जाएगा तो वो मेरा नंबर बन कर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई तुम लोग का दाव नहीं चलने वाला, ठीक है। हम पिछला बार ग्रुप बनाए थे, क्या करता था ना, वो लड़की का नंबर लेके इसको कॉल कर दिया, हम दिन भर में 10 गो कॉल हमको डेली आता था, कभी उसका मम्मी से कभी उसका पापा से। अब हम तबाह हो गए थे सर, इसलिए हमने एक नया प्लान बनाया सर, जिस ग्रुप का नाम है, इसको ब्रैकेट ग्रुप बोला जाता है सर, जिसमें किसी का नंबर नहीं दिखता, सिर्फ मेरा नंबर से आपके पास मैसेज जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सर, हमें कहता है ना मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बाल बाल नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वो अपने आप को अस्मार दिखना चाहता है। नहीं रे बाबा, ई नहीं होई। कहता है ना सर, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों ला 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 ला। देखो सर, कहता है मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है। नाखून, मनुष्य जो है अपने नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि वो अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है, ठीक है। मनुष्य अपने नाखून को बार बार क्यों काटता है, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है। मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है क्योंकि अपने वो पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, ये सवाल तो तुम लोग समझ गया होगा। देखो ये वाला सवाल बड़ा मनोरंजन वाला सवाल है रे, ये सवाल तुमको एनर्जी देगा, भरपूर एनर्जी देगा, ये सवाल बड़ा मस्त है रे भाई। हाँ आना, कहता है ना सर कि पपाप्ती कौन थी, ठीक है, और उसे शहर क्यों लाई गई थी। पपाप्ती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी। पपाप्ती जो थी सर, पपाप्ती पढ़ता है ना इसको रे, पपाप्ती जो था सर एक गांव की ग्रामीण लड़की थी, ठीक है, जिसको शहर इसलिए ले जाया गया था क्योंकि पपाप्ती को एक बार तबीयत खराब हुआ और वो अपने गांव के झोले छाप डॉक्टर से दिखाने गया। तो झोला छाप डॉक्टर बड़ा अच्छा था, वो बोला है ना कि हमसे इलाज नहीं होगा, आप उसको बड़े शहर ले जाइए। तो इसलिए पपाप्ती को उनकी माँ ने उनको बड़े शहर में दिखाने, इलाज कराने के लिए ले गया था, ठीक है। तो सवाल ये बोला है कि पपाप्ती कौन थी और उसे शहर क्यों लाई गई थी। पपाप्ती एक ग्रामीण लड़की थी, उसको शहर उसलिए लाया गया था क्योंकि उसका तबीयत एक बार खराब हो गया। फिर वो अपने ग्रामीण डॉक्टर से दिखाया तो ग्रामीण डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप बड़े शहर में ले जा करके इसको इलाज करवाइए। तो उनकी माँ ने, पपाप्ती की माँ ने पपाप्ती को बड़े शहर ले गया इलाज कराने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया, आ जाना। तो कहता सर पपाप्ती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी। तो पपाप्ती 12 वर्ष की एक ग्रामीण लड़की थी। कितना उम्र था इसका, 12 वर्ष था, ठीक है। तो कहता है पपाप्ती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है। पपाप्ती कौन थी, तो पपाप्ती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है। पपाप्ती को बुखार आ गया था। पपाप्ती को क्या आ गया था, बुखार आ गया था, ठीक है। पपाप्ती को क्या आ गया था, बुखार आ गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मंदुरे मतलब उनका शहर का नाम था, मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। अच्छा, कहाँ सलाह दी, तो मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसी इलाज के क्रम में उसकी माँ ने उसे शहर ले गई। शहर ले गई। तो हमसे सवाल बोला कि पपाप्ती कौन थी और उसे शहर क्यों लाई गई थी।
पपाप्ती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाप्ती जो था वो 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की था। उसे एक बार बुखार लग गया। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बात को सुनो। पपाप्ती जो था सर वो ग्रामीण लड़की था, उसे एक बार बुखार आ गया तो वो अपने गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर से इलाज कराने गया। तो उनका डॉक्टर ने बोला कि आप उसे मंदुरे नगर के अस्पताल में, मंदुरे नगर के शहर के बड़े अस्पताल में जाके इसको इलाज कराइए। तो पपाप्ती की मम्मी ने इसी तात्पर्य के यही प्रक्रम में उसको शहर ले गया। ठीक है, तो यही सवाल बोला है सर। सवाल क्या बोला है कि पपाप्ती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाप्ती जो था सर एक ग्रामीण लड़की थी, 12 वर्ष की ग्रामीण लड़की थी। ठीक है, उसे एक बार बुखार आया तो ग्रामीण के हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर से सलाह लिया। तो वो डॉक्टर ने बोला कि आप उसे मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में जाकर उसको इलाज कराइए। तो इसी के तात्पर्य में, इसी के पराक्रम में उनकी मम्मी ने उसे शहर ले गया। ठीक है आना। तो मैं क्या बोला सर कि पपाप्ती कौन थी, उसे शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाप्ती 12 वर्ष की एक ग्रामीण लड़की है। पपाप्ती की बुखार आ गया था। पपाप्ती को क्या आ गया था? बुखार आ गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। मतलब जब उसको बुखार आया तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसी इलाज के क्रम में उसकी माँ ने उसे शहर ले गई। सवाल को समझा? सवाल कुछ नहीं बोला सर, एक बार मेरे साथ बोलना, सवाल आपके दिल और दिमाग और जहन्नुम में आ जाएगा। ठीक है, कहता है पपाप्ती 12 वर्ष की एक ग्रामीण लड़की है। पपाप्ती को बुखार आ गया था। गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। ठीक है, मतलब वो जो डॉक्टर था उसको तुरंत बोला कि आप मंदुरे नगर के बड़े अस्पताल में उसको ले जाकर इलाज कराइए। इसी इलाज के क्रम में उसकी मां ने उसे शहर ले गई। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला सवाल कहता है ना कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। कहता है सर कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है और क्यों? सवाल एक्चुअली में ये बोला है। ठीक है, सवाल बोला है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है और क्यों? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है और क्यों? तो बोला है सवाल बोला है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक मैक्स मूलर, किसने था सर? लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं। किसके अनुसार? तो लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं। मैंने क्या बोला सर, एक बार मेरे साथ बोलना, और जो लोग नहीं बोलेगा ना उनका शादियों ना हुई। मेरे साथ बोलो, सबका कसम है सर, मेरा कसम है। अरे एक बार मेरे साथ बोलो ना भाई, जो बाथरूम में है वो बाथरूम में से बोलना। हाँ बोलो ना मोहिश, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ बट पढ़ो सर, बोल के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं आपको अपना 110% देता हूँ और आप 10% अपने परिवार के ऊपर दीजिए, एस की साइंस क्लासेस के ऊपर। मेरा देखो सर वो परिवार के ऊपर आप, इसलिए मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ सर। हर गाँव टोले मोहल्ले आपके भाई आपकी बहन जो गांव में रहती है उनके तक ये नोट्स पहुंचाओ, उनके तक ये क्लास पहुंचाओ, ताकि उनकी भी सफलता आपके वजह से हो जाए। तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा सर। आप अगर किन्हीं को बता रहे हैं और आपकी वजह से उनको हेल्प हो रहा है तो आप 100 दिन भगवान के पास माथा टेकिएगा, उसके वो बराबर हो गया। क्योंकि कर्म ही पूजा है सर, कर्म करो तो पूजा है। मन में पाप रखो और 20 बोरा जाके लड्डू चढ़ा देंगे तो वो पूजा नहीं सर, कर्म ही पूजा है। ठीक है, बस आपसे मैं इतना ही मांगता हूँ, क्योंकि मेरा एक गो मुहिम है कि हर घर में शिक्षा। जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं था उनके घर में भी शिक्षा जाएगा और उनके घर में भी शिक्षित लोग बनेंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना घर अंधेरा होता है। आइएगा सर, कहता है ना कि लेखक की दृष्टि से
लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं। कहाँ? ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, ना कि शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। क्योंकि भारत का जो असली संस्कृति है वो ग्रामीण में ही निहित है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं भारत, आज जो 10 दिन यदि शहर में रह जाएगा ना तो कहेगा कहाँ से बिलोंग करते हो? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। और जो बोलेगा इंडिया वो मान लो देहाती ना है रे बाबा। हाँ, क्योंकि ग्रामीण लोग गर्व से बोलता है सर मैं भारतीयता मैं भारतीय हूँ। हाँ, गर्व से बोलता है। हाँ ठीक है सर, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला है सर कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं। लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण में हो सकते हैं, ना कि शहरों में, ना कि शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही निहित है। क्योंकि भारत का जो असली संस्कृति है सर वो ग्रामीण में ही निहित है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना आइएगा सर। अगला 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं थोड़ा सा गौर करो सर, पूरा नहीं, ठीक है। आइएगा, अगला कहता है ना, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिए। कहता है भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? थोड़ा सा पानी पीने दो वरना आवाज अच्छा से नहीं निकल रहा है, ठीक है। पानी देखिए ना, पानी खत्म हो गया। नहीं गर्म जरूरी नहीं है। वो वाला हॉट कूल बोतल कहाँ गया? उसमें होगा, देखिए वो लाइए बोतल उसमें। नहीं नहीं वहाँ पे नहीं है। आइए सर, अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गई है। देखो सबसे पहली बात है सर, सवाल को तुम लोग नहीं समझ पाया होगा, हमको पता है। मैंने लिखा सर कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो आधुनिक युग में भी, मतलब अब के युग में भी जातिवाद पोषण होना, मतलब अभी के युग में जातिवाद का बढ़ावा देना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना। हाँ, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। ठीक है सर, मैंने यही बोला। तो सर मैंने सिर्फ आज हिंदी का मैंने आपको सिर्फ ये टेलर दिया। क्या दिया? टेलर दिया। फिल्म जो है सर वो आपको अगली क्लास से चलेगा और सारे क्लासेस को करेंगे धुआं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। बट और जो अदर सब्जेक्ट है सर, हिंदी व्याकरण के लिए मैं टीचर लाऊंगा सर, बहुत जल्द आपके सामने लॉन्च करूंगा। और हो सकता है सर, तो देखो मैं सब सब्जेक्ट अकेले पढ़ा नहीं सकता हूं, बट मैं जो भी पढ़ाऊंगा सर एकदम ठोस पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जो चीज़ आपके सामने लाता हूं सर तो बहुत उस पर मैंने बहुत ज़्यादा विचार करता हूं, इसका हिस्ट्री देखता हूं, ये सवाल एक्चुअली पूछने वाला है कि नहीं पूछने वाला है। क्योंकि आपका सिलेबस इस मुट्ठी में है और ये मुट्ठी को मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम 100 बार राउंड लगा लूं। और जब 100 बार इसको राउंड लगा लूंगा सर तब हमको खुद पता चल जाएगा कि कब कौन सवाल पूछता है और कब कैसे पूछता है सवाल। तब ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है सर। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सर? मेहनत से आता है। कॉन्फिडेंस किसी को देखने से नहीं आता सर, कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है सर। और यहाँ से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर? जब अपनी कलम से क्रांति करोगे तब आएगा सर, ठीक है। मेहनत करो सर, प्यार से करो, शिद्दत से करो, बस इतना ही बोलूंगा सर। और ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करना सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर। थैंक यू, लव यू। कहीं सर थोड़ी सी अगर आपको पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम होगा सर तो माफ़ करना, बट मैं सर हाथ से ही लिखता हूँ। क्योंकि सर मेरा कोशिश रहता है हमेशा से कि
अगर मैं आपको टाइपिंग वाला PDF पढ़ाऊंगा तो सर उसमें परिभाषा चेंज हो जाएगा, और परिभाषा जब चेंज हो जाएगा सर तो आपसे याद नहीं हो पाएगा सर, और जब परिभाषा आपसे याद ही नहीं होगा रे तो वैसा हम पढ़ेंगे काहे? लिखो वैसा कि मास्टर के खोपड़िया में जाए, और 5 में 5 नंबर देगा और 2 में 2 नंबर देगा। लिखो वैसा, ठीक है? समझ गया नू? थैंक यू, लव यू सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।